अंबर आपकी होस्ट आपकी फेवरेट शो हेल्प फॉर एवरीवन में जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इस शो में हम मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने शो में इनवाइट करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। सामीन, शो के इस दूसरे घंटे में हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारे शो का ये घंटा मार्टिन डॉ लिमिटेड के ताउन से पेश किया जा रहा है। सामीन, पाकिस्तान मार्टिन डॉ जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट 6 फार्मास्यूटिकल्स में से उसका नाम आता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस वक्त उनके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान में हैं और 2 इस वक्त फ्रांस में हैं। यकीनन इनका असल मकसद मरीज़ को मेयारी अद्वियात फराहम करना है और इस वक्त मर्ज़ की आगाही पर ना सिर्फ मार्टिन डॉ की टीम बल्कि इनके तमाम डॉक्टर्स भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। सामीन, आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में इसकी आगाही पर काम किया जाता है और इस वक्त दुनिया में अगर हम कैंसर की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इस वक्त औरतों के अंदर। और ये क्या चीज़ होती है इसको हम जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर लुबना सलीम को, MBBS FCPS मेडिसिन, FCPS मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर फाउंडेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। डॉक्टर लुबना, हम आज छाती के सरतान के बारे में बात करेंगे। मैं पहले ये जानना चाहूँगी, वैसे तो अक्टूबर यकीनन इस पे पूरी दुनिया में इसकी आगाही पर मनाया जाता है, लेकिन पूरा साल यकीनन भी इम्पॉर्टेंट है इसकी आगाही पे बात करने के लिए। छाती के सरतान क्या होता है, इसकी क्या मेजर वजूहात हैं? सबसे पहले तो एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूँगी कि कैंसर होता क्या है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के पूरे निज़ाम को एक लिमिट में रखा हुआ है, जिसमें हर सेल की ग्रोथ, छोटे से छोटे पार्ट की ग्रोथ जो है एक बहुत ही डिज़ाइंड फैशन में और एक लिमिट के अंदर हो रही होती है। अगर कहीं भी ये सेल्स जो हैं वो एब्रप्टली ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाए तो वो एक गुठली या रसौली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इसी को कैंसर कहा जाता है। फिर इन सेल्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये अपनी जगह को छोड़कर आगे ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे अज़ा तक जा सकते हैं, और यही वजूहत होती हैं कि कैंसर्स इंक्रीज़ होते हैं, दूसरे अज़ा तक जाते हैं और फिर जानलेवा साबित होते हैं। छाती का कैंसर बेसिकली छाती के अंदर ही इन सेल्स की अब नॉर्मल ग्रोथ का नाम है, जिसकी वजह से रसौली, गुठलियाँ वगैरह बनती हैं और फिर ये जो है आगे बढ़ के इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर लुबना, बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि लोग समझते हैं कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है या जिसे हम कहते हैं कि गुठली मौजूद है, तो क्या हर गुठली कैंसरस होती है? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कि हर गुठली कैंसरस है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। यंग एज में स्पेशली लेस देन 20 इयर्स की जो फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट में बहुत सारी फीमेल्स आती हैं आपके पास, हमारे पास यूजुअली शिकायत लेकर आती हैं कि उनके ब्रेस्ट में उन्हें गुठली महसूस हो रही है। लेकिन ज़्यादातर इस यंग एज में जो रसौलियाँ या गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। उनकी पहचान की कुछ ख़ास अलामात हैं कि वो मोबाइल किस्म की होती हैं। वो इतनी मोबाइल होती हैं कि जब आप उन्हें जो है एग्ज़ामिन करें तो वो मूव करके दूसरे पार्ट ऑफ ब्रेस्ट की तरफ मूव कर जाती हैं। तो ज़्यादातर यंग फीमेल्स के अंदर होने वाली जो गुठलियाँ और रसौलियाँ हैं वो कैंसर नहीं होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी भी फीमेल ने अगर कोई रसौली या गुठली महसूस की है तो उसे अपने डॉक्टर से ज़रूर जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ामिन करके और उन्हें रीएश्योर करा सकें कि इसमें कोई कुछ निशानदेही है कैंसर की या नहीं है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट किया जा सके और ट्रीट किया जा सके। स्पेशली मोर देन 20-25 इयर्स की फ़ीमेल्स के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग महसूस हो रही है, कैंसर की अलामात यूजुअली गुठली का महसूस होना, ब्रेस्ट के किसी हिस्से में सख्ती का महसूस होना, स्किन का ब्रेस्ट के ऊपर की सख्त हो जाना या उसमें सुर्खी का आ जाना, या डिम्पलिंग होना, स्किन का अंदर की तरफ खींचना, निपल का अंदर चला जाना जिसे निपल रिट्रैक्शन कहते हैं, या निपल से ब्लड का आना, पसी डिस्चार्ज का आना,
یہ ساری علامات بریسٹ کینسر کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں. تو اگر اس میں سے ایسی کوئی بھی علامت کوئی فیمیل محسوس کرے تو اسے فوراً اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے. بہت ساری خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پین نہیں تھا اس لیے ہم نے اس گٹلی کو نظر انداز کر دیا. تو پین یوزولی بریسٹ کینسر کی علامات میں سے مخصوص علامت نہیں ہے. بریسٹ کینسر کی زیادہ تر گٹلیاں رسولیاں پین لیس ہوتی ہیں, بغیر پین کی ہوتی ہیں. فیمیلز اس وقت اٹینشن شو کرتی ہیں اس کی طرف جب انہیں اس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پین یوزولی اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ فکسڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اندرونی مسلس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسپریڈ کرنا شروع کرتی ہیں. تو یہ ایڈوانس اسٹیج کی علامت ہوتا ہے, اور اسی یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر خواتین ایڈوانس اسٹیجز کے اندر پریزنٹ کرتی ہیں, ارلی اسٹیج میں نہیں پریزنٹ کرتی. چھوٹی گٹنیوں اور رسولیوں کو جب تک وہ پین نہیں کر رہی ہوتی وہ انہیں نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر لبنہ, ایک اس میں میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اور بتائے گا کہ سیلف اسسمنٹ, ٹھیک ہے, ہم خود سے کیسے چیک کر سکتے ہیں, اور کون سا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں خود بھی چیک کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں کہ ہم ہر دفعہ ڈاکٹر کے پاس ہی جا رہے ہیں, اور آپ کو یہ مرض نہیں بھی ہے تو کون سی عمر کے بعد ہمیں خود سے سیلف اسسمنٹ کرنی چاہیے؟ جی بالکل. مور دین 25 ایئرس کی جتنی بھی خواتین ہیں انہیں اپنی بریسٹ کی سیلف اسسمنٹ ضرور کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو فیمیلس کو اپنے بریسٹ کے ٹیکسچر سے خود آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کا بریسٹ کا ٹیکسچر کیسا ہے. بہت ساری فیمیلس کے بریسٹ جو ہیں وہ کافی لمپی ہوتے ہیں, ہارڈ ٹائپ ہوتے ہیں, بہت زیادہ سافٹ نہیں ہوتے, تو انہیں آگاہ ہونا چاہیے اپنے بریسٹ کے ٹیکسچر سے. سب سے بیسٹ ٹائم بریسٹ کو ایگزامن کرنے کا آفٹر کمپلیشن آف مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. مینسس کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہمارے ہارمونس سپریسڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, اس لیے بریسٹ سب سے لائٹر ہوتے ہیں, اور اس وقت آپ اگر محسوس کریں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی گٹلی یا رسولی ہو تو وہ فیل ہو جائے گی. کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہاں, ڈاکٹر اس لبنہ؟ کے علاوہ بریسٹ کو ایگزامن کرنے کے لیے بہت ساری خواتین جب آتی ہیں تو وہ بریسٹ کو دونوں فنگرز کے بیچ میں پنچ کر کے اور پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں یہ ہمیں رسولی فیل ہو رہی ہے یا لمپ فیل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, اس طریقے سے بریسٹ کو ایگزامن نہیں کیا جاتا. بریسٹ کو ایگزامن کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کی تینوں یا چاروں فنگرز کو آپ اپنی ربس پسلیوں کی طرف جو ہے نا اس کو پریس کر کے آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آپ کو بہتر فیل ہوتا ہے. اگر آپ فنگرز کے بیچ میں پنچ کریں گے بریسٹ کے ٹیشو کو تو وہ آلویز آپ کو یہ فیلنگ دے گا کہ وہ لمپ ہے. وہ لمپ نہیں ہوتا ہے, وہ نارمل بریسٹ ٹیشو ہوتا ہے جو فنگرز کے بیچ میں پریس ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اسے پسلیوں کے ساتھ پریس کر کے اوپر سے ہر ڈائریکشن میں آپ اس کو کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز دونوں صورتوں میں فنگرز کو موو کرتے ہوئے ربس کے ساتھ پریس کرتے ہوئے اسے ایگزامن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ بغل کا معائنہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بغل کو ایگزامن کریں کہ اس میں کوئی گٹلی رسولی تو نہیں محسوس ہو رہی. بعض اوقات بہت چھوٹی گٹلیاں بریسٹ کے اندر ہوتی ہیں لیکن وہ بغل کے اندر بڑی گٹلیوں کی شکل میں ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہیں. صحیح, اوکے. اچھا سامعین, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم چیک بھی ہے. آپ ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون, اور ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر لبنہ سلیم موجود ہیں, کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ایٹ کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل. آج ہم چھاتی کے سرطان سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں, اس کی آگاہی پہ بات کریں گے. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر, اور ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج کو لائک کیجیے اور وہاں لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں, سوال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنے موبائل کے میسج آپشن پہ جا کے ہاٹ لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے اور 8881 کے اوپر بھیج دیجیے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. 11:15 a.m. This time check is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. امبر آپ کی ہوسٹ, آپ کی فیوریٹ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں. سامعین, آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر لبنہ سلیم موجود ہیں, اور آج کا شو مارٹن ڈا لمیٹڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر لبنہ, ایک کال ہے, کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. پھر سامعین آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر لبنہ, ہم جہاں پر سمٹمز ان تمام چیزوں کی ہم نے بات کی, تو اگر آپ کو کوئی گٹلی محسوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک کال بھی پہلے لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میری جو دوست ہے وائف کو جو نا پوائزن ہو گئی. تھوڑا سا زور سے بولیے.
मेरा दोस्त है ना, उसकी वाइफ को जो है ना अचानक सीने पे जो है ना वो सोजन हो गई है। ठीक है। तो हम बराबर की क्लिनिक में गए तो जो उन्होंने लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला इसको जो है ना कैंसर है। तो अभी वो दोनों जो है ना मियाँ बीवी परेशान है। तो मैंने बोला यार चेकअप करा, बोला हम कहाँ कराए ना। तो अभी डॉक्टर लखनऊ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमें कहाँ मिलेगा, हम चेकअप कराएं तो। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर लुबना भी बताती हैं। जी डॉक्टर लुबना, आप कहाँ बैठती हैं, थोड़ी डिटेल बता दीजिए। मैं कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल में होती हूँ। कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल एक न्यूली डेवलप्ड हॉस्पिटल है जिसका पर्सपेक्टिव ही कैंसर को मैनेज करना है। कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल नीपा चौरंगी पे अजीज़ भट्टी पार्क के जस्ट ऑपोजिट मौजूद है। तो आप उसमें मेरा डेली टाइमिंग्स जो हैं वो सुबह 11 से लेकर 4 बजे तक की है। आप किसी भी वक्त मेरे पास आ सकते हैं। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ब्रेस्ट की घुटनियों में भी यूजुअली ब्रेस्ट की रसोलियों को इनिशियल स्टेज पे भी इनिशियली फर्स्ट चेकअप के लिए भी बहुत सारी फीमेल्स बीइंग अ फीमेल मेरे पास आ रही होती हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप कराची में चेकअप के हवाले से बात करें कि उन्हें किन सेटअप्स में जाना चाहिए, तो कराची के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे डाउ मेडिकल कॉलेज है, DUHS डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, आगा खान है, ज़ियाउद्दीन है, सब जगह। इन सब जगहों पर ब्रेस्ट के सर्जन्स अवेलेबल हैं जो इनिशियल स्टेज पे पेशेंट को देख रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो फर्दर टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं और इन सारे हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेटअप में जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, ये भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं इस सिलसिले में। अच्छा डॉक्टर लुबना, हमें जब सिम्टम्स महसूस होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? स्क्रीनिंग के कौन से टेस्ट होते हैं? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कौन से डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? थोड़ा सा इस पर डिटेल बताइएगा। फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट सर्जन स्पेसिफिकली वो लोग हैं इसमें जो मैं इस आपकी चीज़ को बात को करेंगे कि समटाइम ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं अगर उनको घुटनी महसूस होती है तो वो इस खौफ से भी डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो शायद समझती हैं कि अगर ब्रेस्ट में गुठली है तो यकीनन इसका मतलब है कि ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है जी, जी। ख़वातीन के अंदर, तो इसको भी एड्रेस कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर किसी भी फीमेल को कोई गुठली रसौली महसूस हो रही है तो उन्हें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप अर्ली अपने डॉक्टर को अप्रोच करें। जितना जल्दी और जितनी छोटी गुठली के साथ आप अप्रोच करेंगे डॉक्टर को, उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके ब्रेस्ट को बचाया जा सकेगा और पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं करने की नौबत आएगी। जितना आप डिले करते हैं और कैंसर की खौफ से या ब्रेस्ट रिमूव करने के खौफ से डर के आप घर में बैठ जाते हैं, उतने चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी बीमारी स्प्रेड हो जाएगी, आपके लिए जानलेवा साबित होगी और या तो ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करने की ज़रूरत पेश आएगी उन केसेस के अंदर। यानी अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट और कंप्लीट क्योर इज़ द रूल। कैंसर जानलेवा नहीं होता जब तक कि आप उसमें जितना जल्दी तशख़ीस ना कर लें, अर्ली स्टेजेस पे तशख़ीस ना कर लें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है जिसको हमें समझने की ज़रूरत तशख़ीस है। के लिए ब्रेस्ट कैंसर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा, तशख़ीस के लिए सबसे पहले तो आप एग्ज़ामिन करवाएंगे अपने डॉक्टर को। वो इस बात का तयन करेंगे कि कितना अर्जेंसी है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, टेस्ट किया जाए। अगर कोई भी चीज़ ब्रेस्ट के अंदर शुबे वाली महसूस होती है तो सबसे पहले स्टेप पे जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें एक अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी, 2 टेस्ट हैं। जो फीमेल्स 40 ईयर्स से कम एज की हैं उनमें हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवाते हैं अनटिल एंड अनलेस के हम बहुत ही ज़्यादा श्योर हों कि ये कैंसर ही है। 40 ईयर्स से अबव की ख़वातीन के अंदर जो टेस्ट कराया जाता है उसे मेमोग्राम कहा जाता है। मेमोग्राम बेसिकली ब्रेस्ट के मुख्तलिफ डायरेक्शन से लिए जाने वाले एक्सरेज को कहते हैं, जिसमें ब्रेस्ट को मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है और इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि कोई भी शुबे वाली जो गुठली या रसौली है उसमें पिक हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ हेल्प करता है हमें मुकम्मल तशख़ीस और उसकी डायमेंशंस को देखने में। एक दफ़ा जब मेमोग्राम आपको रिपोर्ट करता है कि ब्रेस्ट की जो रसौली या गुठली है इसमें काफ़ी हाई शुबा है कि ये कैंसर हो सकता है, तो फिर बायोप्सी एडवाइस की जाती है। बायोप्सी किसी भी कैंसर की तशख़ीस करने का हतमी एक तरीक़ाकार है जिसमें एक नीडल के ज़रिए एक छोटा सा टिशू उस हिस्से से लेके टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। बायोप्सी करने का मकसद एक तो कैंसर को मुकम्मल तौर पे 100% कंफर्म करना है। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हैं जो उस बायोप्सी सैंपल पे किए जाते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इलाज। कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सी मेडिसिन हैं जो उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगी और ताकि हम टारगेटेड ट्रीटमेंट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा
जी, डॉक्टर रुकना क्या-क्या ट्रीटमेंट हैं इस वक़्त जो किए जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ब्रेस्ट कैंसर में डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सके, जैसे कीमोथेरेपी। अगर अर्ली स्टेज 1 में पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो हो सकता है कि उन्हें कीमोथेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें रेडिएशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। उसके अलावा सर्जरी की नौइयत भी डिपेंड करेगी कि स्टेज क्या है, गुठली का साइज़ क्या है। अगर अर्ली स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं तो गुठली को बचाया जा सकेगा, ब्रेस्ट को बचाया जा सकेगा, सिर्फ गुठली को निकाला जा सकता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक जो है वो सर्जरी मेन ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बगैर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अब तक दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स ये चाहते हैं कि हम कीमोथेरेपी करवा लें, रेडिएशन करवा लें, लेकिन हम सर्जरी के ऑप्शन पे ना जाएं किसी भी तरीके से। चाहे उनका ब्रेस्ट बच भी रहा हो तब भी वो अवॉइड करना चाहते हैं और अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑपरेशन ना करवाएं और हमारा मर्ज़ मुकम्मल ख़त्म हो जाए। तो अब तक दुनिया में कहीं भी तशख़ीस के मुताबिक ऐसी कोई रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो सकी है जिसमें ब्रेस्ट के ऑपरेशन को हटाकर कंप्लीट इलाज किया जा सके। तो ये एक मस्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो कीमोथेरेपी का है। कीमोथेरेपी हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को नहीं की जाती है। इसकी कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें ये की जाती है। उसके अलावा रेडिएशन है। रेडिएशन की भी इसी तरीके से अपनी इंडिकेशन है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हार्मोनल या टैबलेट की शक्ल में कुछ मेडिसिन हैं जो कुछ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को 5 to 10 ईयर्स तक भी हम दे रहे होते हैं। ठीक है, एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। जी, शाहिदा कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे कॉल की थी। जी, तो जी। मुझे बस यही है कि मैंने पिछले हफ्ते भी यही सवाल किया था कि मेरी बेटी को छोटी सी बेटी में बिल्कुल प्रोटोटाइप थी। तो मैंने डॉक्टर रफीना तीनों को नेशनल में दिखाई थी और जिस हॉस्पिटल का ये डॉक्टर साहिबा बता रही है ना, क्या इसका लुबला, तो यहाँ पर भी मैंने बेटी को दिखवाया था, लेकिन रफीना तीनों ने कहा आई थिंक कट गया। इनका सवाल मैं बता देती हूँ, पिछले हफ्ते भी आया था। बेसिकली इनकी बेटी छोटी 20-22 साल की उम्र में है, तो आई थिंक उन्होंने सफीना रूम को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसा कोई परेशानी वाली मसला नहीं, कोई गुठली मौजूद है, जैसे आपने शुरू में जी, भी जी, जी। बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपसे पहले कहा ना कि यूजुअली 20 साल से कम उम्र या 20 से 25 साल की यंग बच्चियों के अंदर बहुत सारी दफ़ा ये वो इस कंप्लेन के साथ आती हैं कि उनको एक गुठली महसूस हो रही है। यूजुअली ये छोटी गुठलियाँ होती हैं। इसको हम एग्जामिनेशन की बेसिस पे भी काफ़ी हद तक कंफर्म कह सकते हैं कि ये फाइब्रोएडिनोमा है। फाइब्रोएडिनोमा बेसिकली ब्रेस्ट के फाइब्रस टिश्यू की कुछ गुठलियाँ बन जाती हैं। इनको ब्रेस्ट माउस भी कहा जाता है। जब इन्हें एग्जामिन किया जाए तो ये बहुत मोबाइल होती हैं, ब्रेस्ट में मूव करती रहती हैं। इनमें बहुत ही रेयरली कोई चांस होता है कि ये कैंसर में चेंज हो सकती हैं। यूजुअली ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म नहीं होती हैं। तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड करके इसको मज़ीद कंफर्म कर रहे होते हैं कि जो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस है वही कंफर्म फाइब्रोएडिनोमा है। उसके बाद इन गुठलियों के हवाले से सिर्फ जो भी फीमेल ये महसूस करें उन्हें अपना एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए, उनके साइज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। यूजुअली वो इसी तरीके से सारी ज़िंदगी उनके ब्रेस्ट में मौजूद रहती हैं, किसी भी दवाई से ये घुलती नहीं है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कोई ऐसी दवाई दे दें कि ये गुठली जो है वो घुल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, वो सारी ज़िंदगी मौजूद रहती हैं। यूजुअली होता ये है कि वक्त के साथ साथ ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना शुरू होती है, बच्चे होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, फीमेल्स करवा रही होती हैं, तो वो ब्रेस्ट के टिश्यू में ही कहीं एक तरीके से खो जाती हैं, उन्हें महसूस होना ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये गुठलियाँ साइज़ में तेज़ी से बढ़ रही हों, यानी अपने डबल साइज़ में हो जाए विदिन 3 to 6 मंथ, तो उस सूरत में फिर इनको बायोप्सी करके और बाज़ औक़ात रिमूव करके टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई कैंसर की अलामात तो नहीं आ रही। अदरवाइज़ ये बेज़रर किस्म की गुठलियाँ होती हैं, इनसे कोई मसला नहीं होता बच्चियों को। ठीक। अच्छा डॉक्टर लुबना, जो माएँ दूध पिलाती हैं, कहा जाता है कि उनके अंदर ये रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का कम होता है, ठीक है? ये भी, और अगर माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको अगर इसके ड्यूरिंग लैक्टेशन ये भी फील हो कि उसके ब्रेस्ट में कोई गुठली है, तो क्या उसको भी चेकअप कराना चाहिए, या जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, जब ख़त्म कर दे दूध पिलाना तब चेक करवाएं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो लैक्टेशन जो है यानी दूध पिलाना ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ में फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है अफ़ादियत रखी है कि जिन फ़ीमेल्स के बच्चे ज़्यादा होते हैं उनमें और जो दूध पिलाती हैं उनमें कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसमें
ब्रेस्ट में इस तरह के दूध पिलाने के दौरान चेंजेस हो रहे होते हैं जो ब्रेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कैंसरस इफेक्ट से। जब पेशेंट कोई भी फीमेल अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो यूजुअली उन दिनों में ब्रेस्ट हैवी होते हैं दूध की प्रोडक्शन की वजह से, इसलिए उन गुठलियों और रसोलियों को महसूस करना एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। और एक मिसकॉन्सेप्ट भी है कि अगर कुछ भी महसूस हो रहा है तो उसको रिलेट कर दिया जाता है कि आप दूध पिला रहे हैं इस वजह से ये फीलिंग हो रही है। ऐसा नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कैंसर की तशख़ीस होने में काफ़ी देर हो जाती है इन वजूहात की वजह से, क्योंकि वो अटेंशन नहीं दे रहे होते उस रसौली को और उसको दूध पिलाने से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल को कुछ भी महसूस होता है तो उन्हें उस दौरान भी अपने मौलिद से कांटेक्ट करना चाहिए और ज़रूरी इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ब्रेस्ट पिलाने के दौरान भी कैंसर की तशख़ीस होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं। सही, एक कॉल पे लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी, मैंने पहले भी कॉल की थी, कॉल कट गई थी। तो एक किडनी डॉक्टर को भी दिखाया था, ये अपना बिन्ना को भी दिखाया था ना, जी, तो इन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड कर दिया था, तो फिर हम वहाँ से नहीं करवा सके, फिर हमने क्लिनिक हॉस्पिटल से करवाया। तो उन्होंने भी कहा था कि ये छोटी सी है लेकिन बड़ा साइज नहीं है। तो अगर मैं इनको रिपोर्ट भेजना चाहती हूँ, इनका कोई नंबर? आप एक काम कीजिएगा, आप वहाँ क्लिनिक में चली जाएं और वहाँ जाके रिपोर्ट दिखा दें काउंटर पे, ठीक है ना? नहीं, और वो तो आपकी आपकी बात सही है, लेकिन जरा वहाँ हमारा घर थोड़ा दूर है तो बच्ची को आना भी मुश्किल होता है और मैं थोड़ा काम अच्छा, पे हम कोई ईमेल आपसे शेयर कर देंगे जिस पे आप ईमेल भेज दीजिए अपनी रिपोर्ट, ठीक है? जज़ाकल्लाह। आप हॉस्पिटल के नंबर पे फ़ोन कीजिए। ओपीडी में कुछ लोग हमारे मौजूद हैं जो अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं हाँ, और ये भी पेशेंट्स कर उन पे रिपोर्ट्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं ठीक है। और फिर तो वो वहाँ का नंबर आप बता देंगे? नंबर उनका, अच्छा चलिए थोड़ी देर में हम मैं शेयर आपको कर अभी शेयर करते हैं, ठीक है? आप लाइव शो सुनिए फिर मैं जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा डॉक्टर लुब्ना, अगर हम जैसे हम बात करते हैं कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ होती हैं जो ख़वातीन यूजुअली एक अरसे के बाद उनको कभी वो करवाती हैं जब उनके मंथली पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो क्या ये भी एक वजूहात हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के? जी बिल्कुल। एक वक्त था काफ़ी सालों पहले जब फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स थी जिनके मेंसेस स्टॉप हो चुके थे, तो उनमें देखा ये गया कि ऑस्टियोपोरोसिस की शरह काफ़ी हद तक बढ़ गई, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगी वक्त के साथ साथ। तो उन फीमेल्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की गई। यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर देखा ये गया कि जिन फीमेल्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो बेसिकली हार्मोन्स ही होते थे जो हमारे नॉर्मल ओवरी सिक्रीट करती हैं, जिन फीमेल्स ने वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ली उनमें कैंसर की शरह काफ़ी हद तक बढ़ गई। उसके बाद फिर उस इंडिकेशन को बैक किया गया और वो टैबलेट अब इस हवाले से यूज़ नहीं की जाती हैं। तो इस तरह की टैबलेट्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती हैं वो अक्सर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कर रही होती हैं और बाज़ औक़ात वो भी काफ़ी हद तक हार्मोनल ट्रीटमेंट यूज़ कर रही होती हैं कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस सूरत में भी अपने मौलिद से मशवरा करके कैंसर के रिस्क को असेस करके उन टैबलेट्स को यूज़ करना चाहिए। उसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। डॉक्टर लुब्ना, मर्दों के अंदर भी क्या ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं? जी बिल्कुल। मेल्स के अंदर 1 in 1000 रिस्क होता है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। हमारे पास आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मेल पेशेंट्स भी। जिन मेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है यूजुअली उनमें जेनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि म्यूटेशंस BRCA1 BRCA2 आपने सुना होगा, जो कोई बहुत ज़्यादा कॉमनली एसोसिएटेड जीन्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ, उनके होने की भी चांसेस मेल ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादा होता है। सही। सामीन, हमारे पास एक छोटा सा टाइम चेक है। इस टाइम चेक के बाद डॉक्टर लुब्ना वापस आते हैं, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। सामीन कोई सवाल भी करना चाहें तो आप हमेशा की तरह हमें कॉल भी कर सकते हैं 021 111 000 105 पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। कौन है? ग्रोसरी जी। अंडे, दूध, चीनी, चिकन, टमाटर सब हैं? जी हाँ, एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के साथ अब 30 मिनट में आपकी ग्रोसरी खुद घर आए, वो भी बगैर किसी डिलीवरी चार्जेस के। अभी एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की ऐप डाउनलोड करें और प्रोमो कोड एयरलिफ्ट 555 लिखकर अपने पहले ऑर्डर पे 5% का डिस्काउंट पाएं। अंबर
आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। सामीन, आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो हमारी अपनी सेहत है, लेकिन हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में हर चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन अपनी सेहत के बारे में ख़्याल रखना भूल जाते हैं। इसीलिए आज हम हर जुम्मे को ये शो पेश करते हैं ताकि हम मुख्तलिफ अमराज़ के ऊपर आपको आगाही दे सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है छाती के सरतान के कैंसर के बारे में बात करें। अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में इसकी आगाही के तौर पर इस पे मनाया जाता है और डॉक्टर लुबना सलीम हमारे साथ आज मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट और आज का हमारा ये शो मार्टिन रॉ लिमिटेड के हवाले से तावन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर लुबना, एक कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सुरैया बात कर रही हूँ कोरंगी से। जी सुरैया, कोई सवाल करना चाहेंगी? जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, मेरी मेमोग्राफी भी हुई है और अब बायोप्सी भी हो गई है। ठीक है। मुझे कैंसर तजवीज़ की है, मुझे हॉस्पिटल में दाखिल किया टीएन शफा में और मुझे ऑपरेशन इस मंगल को मेरा ऑपरेशन था, मगर मेरा बीपी हाई होने की वजह से उन्होंने मुझे मेरा ऑपरेशन नहीं किया। अब मुझे उन्होंने 2 हफ्ते की डेट दी है कि बीपी लो करें और फिर आएँ। तो क्या ऑपरेशन के बगैर कोई इलाज है इसका? ठीक है, आप शो सुनते रहिए, अभी डॉक्टर लुबना इसका जवाब देती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में बग़ैर ऑपरेशन के मुकम्मल तौर पे बीमारी का ख़त्म होना मुमकिन नहीं है। तो आपका ब्लड प्रेशर वक्ती तौर पे थोड़ा हाई हुआ है, थोड़ा आपने टेंशन ले लिया होगा। आप टैबलेट इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो आप सर्जरी के लिए प्रोसीड कर लीजिए। बग़ैर सर्जरी के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है। अब अगर अभी उन्होंने इस स्टेज पे आपको ऑपरेशन का कहा है तो इसका मतलब है कि आपकी गुठली रसौली बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं है, तो आपको मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए और अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है। अभी हमारे पास जो कॉलर आई थी डॉक्टर लुबना, हम कैंसर फाउंडेशन का नंबर शेयर कर देते हैं उनसे। तो 021, आप नोट कर लीजिए प्लीज़, 021-3499-1071, 3499-1071। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलामुअलैकुम, खालिद महमूद बात कर रहा हूँ मलिर से। जी खालिद महमूद साहब। मैडम, अभी आपने एक कहा था कि मर्दों में भी ब्लड कैंसर का जो इशू ब्रेस्ट होता कैंसर, है, ब्रेस्ट कैंसर। जी वो होता है। तो ये किन अलामत के तहत होता है, किस तरीके से होता है, किसको मर्द किस तरह फील कर सकता है इसको? ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी जी, अच्छा, मर्दों में इस चीज़ को महसूस करना फ़ीमेल्स की बनिस्बत बहुत आसान है। फ़ीमेल्स के ब्रेस्ट में तो गुठलियाँ रसौलियाँ छुप सकती हैं, लेकिन मेल्स के ब्रेस्ट टिश्यू इतने ज़्यादा हैवी साइज़ के नहीं होते हैं, तो आप इजीली उसको फील कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल सी स्वेलिंग, थिकनिंग या रसौली ब्रेस्ट की जो साइड, निपल की जो साइड होती है उसके चारों तरफ में महसूस हो, तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। उस सूरत में फिर आप अपने मुआलिज से मशवरा करें। अदरवाइज़ मेल्स के ब्रेस्ट के निपल के साइड्स पे कोई ऐसी एबनॉर्मल रसौली, गुट्टी वगैरह यूजुअली नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर रुबना, मैं अगर बात करूँ सर्जरी के बाद बहुत दफ़ा केसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर हम ख़वातीन देर से पहुँचे तो ज़ाहिर है फिर पूरा ब्रेस्ट भी रिमूव करना पड़ता है। और कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और यकीनन हर शख्स अपने जिस्म के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और यकीनन हमारे जिस्म की एक शेप है जिससे हम बहुत ख़याल रखना चाहते हैं उसका। और ज़ाहिर है एक चीज़ जिस्म के एक अज़ा को हटा देना, एक मेंटली तौर पे आपको बहुत स्ट्रेस होता है इसका। तो मैं उन ख़वातीन को आप कैसे साइकोलॉजिकली कैसे उनको बताती हैं कि हमें कैसे उन वो ठीक रह सकती हैं, इसके साथ साथ उनके जो लाइफ पार्टनर है क्या वो कितना रोल प्ले कर सकते हैं इसमें उनका साथ देने में? पाकिस्तान में यूजुअली वैसे तो बीइंग अ फीमेल ऑब्वियसली सेंसिटिव होती हैं अपने ब्रेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंस यूजुअली नहीं दी जाती ब्रेस्ट को। बहुत, और स्पेशली इतने बड़े बड़े लम्ब्स के साथ जब फीमेल आती हैं तो हमें अक्सर बेशतर हम पूछने पे मजबूर हो जाते हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजार रह रही हैं, क्या कभी उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस नहीं किया या आपको ले जाके डॉक्टर को दिखाने की ज़हमत नहीं की? तो नेग्लिजेंस बहुत है इस चीज़ के हवाले से। आई थिंक इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। फ़ीमेल सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट देंगी तो फिर आई थिंक उनके पार्टनर्स और लोग भी उनको इम्पोर्टेंस देंगे।
ब्रेस्ट रिमूव करना, जैसे मैंने कहा कि कैंसर की ट्रीटमेंट का बाज़ औक़ात एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी करवाया जा सकता है। तो स्पेशली यंग फीमेल्स चाहती हैं कि उनके ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट करा दिया जाए। वो उनके अपने ही कुछ दूसरे अज़ा और पट्ठों से भी बनाया जा सकता है, और कुछ आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स की सूरत में भी ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कराया जा सकता है, जिससे काफ़ी सिमिलर शेप जो है वो उनका आ सकता है ब्रेस्ट का। तो एक ये पॉजिटिव होप है उन फीमेल्स के लिए जिनका ब्रेस्ट रिमूव करना जो है वो नामुमकिन नहीं होता है, जब इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल नहीं होता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि ब्रेस्ट को बचाया जा सके, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सही। अच्छा डॉक्टर लुबना, जैसे आपने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ख़ानदान में बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन को होता है, तो एक ये मौरूसी बीमारी भी होती है कि बहुत सारे फैमिली में कैंसर है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं वो ख़वातीन जो उस फैमिली का हिस्सा हैं और वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो उनको क्या ज़्यादा बाकायदगी से इसका चेकअप कराना चाहिए कि उनको होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, BRCA1 BRCA2। इसके अलावा भी और भी कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कुछ फैमिलीज़ के अंदर रन करते हैं, जिसमें ज़्यादातर ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, और उसके अलावा कुछ और कैंसर्स भी हैं, जैसे गैस्ट्रिक है, प्रोस्टेट के कैंसर हैं, उनके होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, हम उनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्पेसिफिकली ले रहे होते हैं, और अगर हमें वो फैमिली हिस्ट्री अगर पूरा उतरती है जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से, तो हम उन पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट किया जा सके कि वाकई ये पूरी फैमिली हाई रिस्क पर है कैंसर्स के लिए या नहीं है। यूजुअली ये टेस्ट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए हमारे काफ़ी सारे पेशेंट उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं और जिनमें डॉक्यूमेंट हो जाता है कि उनकी फैमिलीज़ के अंदर म्यूटेशन है, उनकी स्पेशल गाइडलाइंस हैं जो ये बताती हैं कि उनको किस तरीके से फॉलो करना है। उनकी पूरी फैमिली की ख़वातीन, मेल हज़रात किन किन कैंसर्स के लिए कब कब कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें फिर हम उन्हें बता रहे होते हैं बहुत डिटेल में। जेनेटिक क्लिनिक्स भी हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में अवेलेबल, जहाँ पे स्पेसिफ़िकली इसी हवाले से डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो गाइड कर रहे होते हैं। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट करवाना, उनको फिर हम अपने तौर पे कितना इंटरवल होना चाहिए, कब कब मैमोग्राफी करानी है, सेल्फ असेसमेंट कैसे होनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आगाह कर रहे होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर लुबना, सर्जरी के बाद जब आप रिकवर कर जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो फॉलोअप कितना इम्पोर्टेंट है और क्या दोबारा होने के चांसेस होते हैं? किस तरह सर्जरी और सब जब आप रिकवर कर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है? जी, कैंसर के मसले में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने इलाज करवा लिया लेकिन बीमारी वापस आ गई, इस किस्म की चीज़ें बिल्कुल। भी आपको सुनने में मिलती हैं। तो डेफिनेटली रिकरेंस रिस्क, बीमारी के वापस आने का रिस्क हर दफ़ा मौजूद है, लेकिन रिस्क की जो स्कोरिंग है वो भी बिल्कुल स्टेज के साथ रिलेटेड है। यानी आप जितना अर्ली प्रेजेंट करेंगे, जितना अर्ली स्टेज में आप आएंगे, उतना आपकी बीमारी वापस आने का रिस्क कम से कम होगा। जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, अगर पहली स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है और हम 100 पेशेंट ट्रीट करते हैं, तो उनमें से हार्डली 5 मरीज़ ऐसे होंगे जिनकी बीमारी वापस आ सकती है, तो आपका रिस्क कम हो गया। इसी तरीके से आप सेकेंड स्टेज में आते हैं तो 10 से 15 ख़वातीन 100 में से बीमारी वापस आने के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। इसी तरह स्टेज 3 में 30 से 40% ख़वातीन जो हैं वो रिकरेंस के साथ प्रेजेंट करती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एडवांस स्टेजेस में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिकरेंस रिस्क भी उनका हाई है। तो इसलिए जितना अर्ली आप आ जाएंगे उतना आपकी बीमारी वापस आने का रिस्क एक तो कम होगा। उसके बाद एक दफ़ा जब कैंसर का मुकम्मल इलाज हो जाता है, तो वो पेशेंट हमारे साथ सर्विलेंस के प्रोटोकॉल पे फॉलो अप पे रहता है अगले 5 से 10 सालों के लिए, जिसमें हम इनिशियली शॉर्ट इंटरवल्स पे बुला रहे होते हैं, एवरी 3 मंथ्स बुला के उनके एग्जामिनेशन और उनकी हिस्ट्री वगैरह से असेस कर रहे होते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता बीमारी पलट के वापस तो नहीं आ रही। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, इसी तरह फॉलो अप का इंटरवल भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन यूजुअली हम 10 साल तक पेशेंट फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर लुबना, जैसे कि आप जानती हैं कि अक्टूबर का महीना हम इसके ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस पे स्पेशली काम किया जाता है पूरी दुनिया में। अगर हम आगाही की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए उसके लिए, स्पेशली अगर मैं कॉलेज गोइंग लड़कियों की बात करती हूँ, तो आप क्या समझती हैं कि ज़ाहिर है ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको डिस्कस करने में शर्म महसूस करते हैं?
ہماری ینگ اسٹوڈنٹس ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، آئی تھنک آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ کیا اسکول یونیورسٹی اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جس طرح سے بریسٹ کینسر کا رسک انکریز ہو رہا ہے اور اسپیشلی ینگر ایج میں اس کا انسیڈنس انکریز ہو رہا ہے. پہلے جو بریسٹ کینسر کا جو ہائیسٹ انسیڈنس تھا وہ 50 سے 60 سال کی خواتین میں تھا، لیکن اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ریشو 40 سے 50، اور اب تو میں بہت سارے پیشنٹ ایسے دیکھ رہی ہوں جو 30s میں پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہ ینگر سے ینگر ایج ہوتی چلی جا رہی ہے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی سب سے ینگ لڑکیوں کو ہی اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. اور کیونکہ وہ کالجز میں جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، تو آئی تھنک وہ جا کے گھر میں اپنے والدہ، بہنوں، بھابھیوں، ان سب کو بھی پھر آگاہی دے سکتی ہیں. تو صرف اکتوبر کا منتھ ہی نہیں اس چیز کے لیے آئی تھنک اسپیسیفک ہونا چاہیے. ہمیں ان بٹوین بھی کچھ پروگرامس، کچھ اس قسم کی چیزیں ضرور ارینج کرتے رہنا چاہیے. میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر اخبارات ہوں یا ٹیلی ویژن ہو. تو دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آئی تھنک اس ٹاپک پہ بھی پروگرامز ہونے چاہیے. ہم اس ٹاپک پہ ڈراماز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ جو چیزیں لوگ زیادہ تر دیکھ رہے ہیں انہی کے تھرو اگر میسج کنوے کیا جائے تو آئی تھنک وہ زیادہ یوزفل ہوگا. بالکل. سامعین، آج ہم ہمارا شو سن رہے ہیں ہیلتھ فار ایوری ون. ڈاکٹر لبنہ سلیم، کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرام کینسر فاؤنڈیشن ہاسپٹل. اور آج کا ہمارا یہ شو مارتن ڈاء لمیٹڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں اور کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ کی طرح ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر، اور فیس بک کے ہاٹ ایف ایم 105 کے فیس بک پیج پہ جائیے، اسے لائک کیجیے اور وہاں پر بھی ہمیں آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر لبنہ، جہاں ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو گاؤں دیہات کی اگر میں بات کروں تو گاؤں دیہات کی جو خواتین ہیں وہاں پر کہا جائے کہ ہم بیسک نیسیسٹی وہاں پر لوگوں کو مہیا نہیں ہے اس وقت. تو ہم اس بیماری کے حوالے سے ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو تو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی بیماری بھی کوئی چیز ہے، یہ بریسٹ کینسر. جی بالکل. بہت مشکل کام ہے یہ اس اسٹیپ پہ. وہاں پہ واقعی میڈیکل فیسلٹیز اس حد تک اویلیبل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے آئیڈیلی. ان کو کس طریقے سے ایکچولی وہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ اخبارات کے تھرو ان کو اویئر کر سکیں. تو آئی تھنک ہمیں کچھ کیمپنگ اس طرح کی کرنی چاہیے. اگر ہم سال میں ایک دفعہ بھی اگر اکتوبر کے منتھ میں بھی وہاں پہ کیمپس ارینج کر دیے جائیں تو ان کو ایگزامینیشن، فری ایگزامینیشن وغیرہ آفر کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس میں جو آپ اسکرین کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو سسپیشیس لگتے ہیں، ان کو پھر آپ فردر ٹیسٹنگ کے لیے بلا بھی سکتے ہیں شہروں کی طرف. آئی تھنک اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اوبیسلی ایک مشکل کام ہے جس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر لبنہ، آپ نے جیسے کہا تھا کہ 40 سال سے اوپر خواتین سال میں ایک دفعہ اپنا وہ کرائیں، تو کیا ہر سال کرانا ضروری ہے؟ اگر وہ پازیٹیو مطلب نیگیٹو ہے ان کا ٹیسٹ تو ہر سال کرائیں یا ڈفرینٹ گیپ کے ساتھ کرا سکیں؟ اس میں آپ فیمیلز کو رسک اسٹریٹیفائی کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رسک کتنا ہے. رسک اسٹریٹیفائی بیسیکلی 2-3 چیزوں کی بیسس پہ ہوتا ہے. اگر کسی کی فیملی ہسٹری اسٹرانگ پازیٹیو ہے بریسٹ کینسر کے لیے تو وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اگر کسی کی نون، جیسے ہم نے ڈسکس کیا، جینیٹک میوٹیشنز ہیں، اگر کسی کی فیملی میں ٹیسٹ ہوا ہے جینیٹک ٹیسٹ اور وہ پازیٹیو ہے تو وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو ان پیشنٹس کے لیے تو آپ ہائی رسک پروٹوکول فالو کرتے ہیں، جس میں آپ ان کو جس ایج میں ان کی فیملی میں ڈائگنوز ہوا ہے، فار ایگزامپل 40 ایئرس میں جو ینگیسٹ فیمیل تھی جس کو کینسر ڈائگنوز ہوا، تو آپ ان کی میموگرافی اور فردر ٹیسٹ جو ہیں وہ 35 ایئرز آف ایج سے اسٹارٹ کریں گے، 5 سال ینگر ایج سے اسٹارٹ کریں گے. اور اس طرح کے جو بھی خواتین ہیں وہ ایئرلی میموگرام پہ فالو ہوں گی اپ ٹل دا ایج آف 60 to 70 ایئرس. ایک کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی، میں عرفان بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عرفان، کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی، مجھے ڈاکٹر صاحب کی کوئی کنسرن نمبر چاہیے ان کا، کہنے جی میں ان سے رابطہ کر سکوں. مل سکتا ہے مجھے؟ آپ ایک کام کیجیے، ڈاکٹر لبنہ جو ہے وہ کینسر فاؤنڈیشن میں بیٹھ گئی، ٹھیک ہے؟ وہاں کا نمبر ہے 3499 3499 1071. 107. تھینک یو سو مچ. اوکے، بہت شکریہ آپ کا. جی سامعین، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. کون ہے؟
ग्रोसरी जी, अंडे, दूध, चीनी, चिकन, टमाटर सब हैं? जी हाँ, एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के साथ अब 30 मिनट में आपकी ग्रोसरी खुद घर आए, वो भी बगैर किसी डिलीवरी चार्जेस के। अभी एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की ऐप डाउनलोड करें और प्रोमो कोड एयरलिफ्ट 555 लिखकर अपने पहले ऑर्डर पे 5% का डिस्काउंट पाएं। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन आप हर जुम्मे को हमारा ये शो सुनते हैं 10 से 12 और आज के शो हमारा मार्टिन डॉ लिमिटेड के ताउन से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर लुबना सलीम कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और छाती के सरतान से मुतालिक हम बातचीत करें। अच्छा डॉक्टर लुबना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रिवेंशन, एहतियात, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के ऊपर मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी और डिटेल बताइए। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के होने के रिस्क जैसे आप डिवाइड करें तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यानी बीइंग अ फीमेल हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पर हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। एज की जो एक स्पेसिफिक लिमिट है जिसमें कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है, उस एज को हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई जेनेटिक फैक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हम कुछ वर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाइबल हैं, यानी जिनके ज़रिए आप चेंजेस ला सकते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो ये है कि फीमेल्स जो हैं कंसीव करें। प्रेगनेंसी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को डिक्रीज़ करती है। हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड आ गया है कि अब बच्चे कम से कम होने चाहिए, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। दूसरी चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग का ट्रेंड कम से कम होता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो अल्लाह ताला ने जिसमें बच्चे और माँ दोनों के लिए सेहत रखी है। तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, इसको इनहिबिट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं उनमें वेट रिड्यूस करना है। बहुत सारी स्टडीज़ ये क्लियरली शो करती हैं कि जितना वेट ज़्यादा होगा उतना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो वेट हमें अपनी जो एज और हाइट रिलेटेड BMI है उसकी रेंज में रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज स्टडीज़ शो करती हैं कि उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डिक्रीज़ होता है। तो हर फीमेल को आइडियली हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आधे घंटे वॉक इस तरीके से करनी चाहिए कि उनको पसीना आ जाए। उससे चिकनाई जिस्म से कम होती है और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी प्रूवन है कि इससे रिड्यूस होता है। उसके अलावा हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है आजकल जिसमें हम जंक फूड के ऊपर बहुत फोकस कर रहे होते हैं, ये सारा फैटी मील है जिससे फैट इंक्रीज़ होता है। फैट के अंदर हार्मोन्स प्रीडिस्पोज होते हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए यंगर एज में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और जिससे ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि किसी भी कैंसर के होने का रिस्क कम कर सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग और जितनी भी नशावर अद्वियात वगैरह हैं उनके इस्तेमाल को भी से भी गुरेज करना चाहिए। देखो एक फेसबुक पे भी सवाल है कि हमारी बहनें ब्रेस्ट कैंसर को सुनकर बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उनके लिए हमेशा आगाही या क्वेश्चन आंसर के ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। जी अच्छा देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है अब तक जितनी रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर पे हुई है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ऑल्दो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है विद टाइम, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट अब दुनिया में आ गई हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। यानी आप अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट करें तो आप क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके अलावा मेटास्टेटिक पेशेंट्स के अंदर भी ज़िंदगी की मियाद जो है वो इलाज के साथ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है और ये प्रूवन है, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। तो इसलिए फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उन्हें इस हवाले से डिसअपॉइंट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि अब तो उन्हें कैंसर हो गया और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उन्हें ज़िंदा रहना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसकी शर्त यह है कि वो इलाज के तरीक़ों पर आएँ, डर के घर में ना बैठें, फेक किस्म के लोगों के पास ना जाएं जो डराते हैं, बहकाते हैं, इलाज की तरफ आने से रोकते हैं। वो बेसिकली आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और जब एक दफ़ा वो गोल्डन टाइम पीरियड निकल जाए जिसमें आप क्योर हो सकते हैं तो फिर हम कुछ भी कर लें, हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर लुबना, आप हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों के अंदर की जो है कीमोथेरेपी का एक बहुत खौफ है कि अगर हम ये कराएंगे तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाल झड़ जाएंगे, डिफरेंट और चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं। बिल्कुल।
कीमोथेरेपी के बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त। जो भी फीमेल आती है उसके दिल में बेइंतहा खौफ, डर होता है कि पता नहीं कीमोथेरेपी ऐसी क्या चीज़ है, हम ऐसा क्या इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट्स को कि उन्हें कुछ हो जाएगा। लिटरली एक पेशेंट ने मुझसे कहा कि हमें किसी ने इतना डराया था कि जब आपको कीमोथेरेपी लगेगी तो आप जो है वो बिस्तर पे उछलेंगी, जंप्स करेंगी और आपको पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर अब वो मुझसे पिछले हफ्ते ही वो मेरे पास जब आई तो कहने लगी कि जैसा हमने सुना था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट डिले किया और उनका स्टेज 4 हो गया। अब उनकी डिजीज़ ऑल्दो ट्रीटमेंट के साथ कंट्रोल हुई है, वो सब कुछ करवा रही हैं, लेकिन मुझे पता है वो क्योर नहीं हो सकेंगी। तो उनकी जो ज़िंदगी का जो गोल्डन टाइम पीरियड वेस्ट हो गया, उसका इल्ज़ाम किसको दिया जाए? उनके कत्ल का इल्ज़ाम किसको दिया जाए ना? सही ये बात तो है, जो बिल्कुल। लोग इस किस्म की अफ़वाहें उड़ाते हैं, उन्हें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि उन्हें अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होना है और इन अफ़वाहों के बदले में उनके ऊपर आई थिंक कत्ल का इल्ज़ाम होगा। बिल्कुल। तो बेसिकली कीमोथेरेपी ड्रिप्स के ज़रिए देने वाली अद्वियात हैं। ये केमिकल्स होते हैं, ये बॉडी में जाते हैं तो ये कैंसर के सेल्स को किल करते हैं। ऑब्वियसली ये केमिकल्स हैं तो ये नॉर्मल जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको भी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये नुकसान खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं होता कि जिससे इंसान की जान को ख़तरा हो। हम बेसिकली कैंसर को ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी बचाने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम ऐसी अद्वियात कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे जिससे किसी इंसान की जान को ख़तरा हो। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन मैनेजेबल होते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन उसको बहुत ईज़िली टॉलरेट कर लेती हैं। 5 टू 6 मंथ का कीमोथेरेपी का एक टाइम पीरियड होता है, जो कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है, डॉक्टर की कोऑर्डिनेशन के साथ आप मैनेज करते हैं तो ठीक हो जाते हैं आप बिल्कुल। मेन साइड इफ़ेक्ट बाल गिरना, ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपी है उनमें बाल ज़रूर गिरते हैं, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब 5-6 मंथ का कीमोथेरेपी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बाल मुकम्मल तौर पे वापस आ जाते हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत स्किन चेंजेस होना, मुँह में छाले निकलना, मोशन होना, बुखार आ जाना, ये जो यूजुअली हम देख रहे होते हैं उसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको ईज़िली दूसरी अद्वियात के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है। अगर इन साइड इफ़ेक्ट की वजह से अगर हम डर के बैठ जाते हैं तो ऑब्वियसली कैंसर स्प्रेड कर जाएगा और जानलेवा साबित होगा। बिल्कुल। एक्चुअली में हमारे पास एक सवाल था कि प्रेगनेंसी मतलब अगर कोई मतलब ब्रेस्ट कैंसर किसी को है तो वो कंसीव कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की मतलब हामला अगर प्रेग्नेंट होना चाहें तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर भी है और ट्रीटमेंट भी हो रहा है? यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान फीमेल्स को हामला नहीं होना चाहिए आइडियली, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसी भी हमारे पास प्रेजेंट करती हैं कि जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस होती है तो वो कंसीव कर चुकी होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारी जो अद्वियात हैं, सर्जरी वगैरह हमल के साथ करना थोड़ा नागज़ीर होता है, उसको हम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम फिर उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम उन्हें कंट्रोल की तरफ ले जा सकें। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से जो कीमोथेरेपी की अद्वियात हैं वो सेफ़ होती हैं, ऑपरेशन भी किया जा सकता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो हमला होना ऐसा नहीं है कि उसमें कैंसर का इलाज नहीं हो सकेगा। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो इस हवाले से कि उन्होंने कंसीव कर लिया है, वो 9 मंथ्स तक कैंसर के इलाज की तरफ ही नहीं आती हैं और जब वो इलाज के लिए आती हैं तो कैंसर फैल चुका होता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में जो कीमोथेरेपी की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उनसे कुछ ओवेरियन डैमेज होता है आगे के लिए। कंसीव करने के चांसेस फीमेल्स में कम हो जाते हैं, लेकिन ये भी एज पे डिपेंड करता है। अगर जो है वो यंगर फीमेल्स होती हैं तो उनमें कुछ हार्मोनल अद्वियात इस किस्म की हैं जिनके ज़रिए हम ओवरीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और लेटर ऑन वो फीमेल्स कंसीव कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, अपना एक और सवाल है। हम माशरे में वो लोग जो जिनको हम ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर्स यकीनन डिफरेंट हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं अपने साइज़ को बड़ा करने के लिए, तो क्या उनके अंदर भी ये बीमारी देखी गई है? मैंने अब तक कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट इस हवाले से नहीं देखा है, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्सटर्नल हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। सामीन, आज आप हमारा शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन और डॉक्टर लुबना सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट एट कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल। और हमारे पास अभी शो के आखिरी 5 मिनट मौजूद हैं। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमेशा की तरह हमें कॉल भी कर सकते हैं 021 000 105 के ऊपर। अच्छा डॉक्टर लुबना, आखिर में हमारे पास चंद 5 मिनट हैं तो मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा सम अप कर दीजिए कि हर गुठली कैंसरस नहीं होती, हर गुठली में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। लोगों का खौफ है औरतों के दिलों में, वो इस खौफ के
से डर कर, अपने हस्बैंड्स और उनके भी ये खौफ से डर कर दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने नहीं चाहती। और यकीनन बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हमारे लाइफ पार्टनर है वो भी आपको इस तरह इस चीज़ को इतना नेगेटिव ले लेते हैं कि वो भी समझते हैं कि यार अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना सपोर्ट चाहिए, क्या है? थोड़ा सा इसको थोड़ा समराइज़ कीजिए कि इस बीमारी को हम खौफ में लेके अपने जान को ज़ाया ना कर दें। जी, बेसिकली यही चीज़ है कि जितना जल्दी आप इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे उतना आप उनको क्योर कर सकेंगे, अपने प्यारों को जिनसे आप प्यार करते हैं उनको सेव कर सकेंगे, उनकी लाइफ बचा सकेंगे। सपोर्ट ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसमें आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ होगा अपनी फीमेल्स को, तो वो आपसे कोई भी चीज़ शेयर करने से घबराएंगी नहीं। और जब वो आपसे शेयर करेंगी, जैसे हमने कहा कि हर गुठली कैंसर नहीं होती, लेकिन हर गुठली को डॉक्टर के मुआयने की ज़रूरत होती है। इनको आप अपने तौर पे या अपने घर की बड़ी बूढ़ी औरतों से डिस्कस करके सिर्फ नहीं उसको छोड़ सकते कि ये कुछ नहीं है। तो आपको उसको मुआयना करवाना है। उसके बाद आपको ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट